सारे प्यारे रोटरी भाइयों को आज के वीकली मीटिंग में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बारिश की वजह से अपन ने सोचा कि भाई जूम मीटिंग रखा जाए और जूम मीटिंग में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट, बहुत अच्छे प्रवक्ता अपने पास में उपलब्ध है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सचिव सेक्रेटरी समीर संचेती को कि पिछले हफ्ते के ग्रीटिंग्स के लिए वो आमंत्रित है। थैंक यू नितिन भाई। 19 अगस्त को विजय मोदी ने अपना जन्मदिन मनाया और उसी तरह आज 20 अगस्त को जगदीश प्रसाद जी तिवारी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैं क्लब के और अपने ओर से उन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू समीर। थैंक यू समीर। तिवारी जी और विजय मोदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसी तरीके से जिन जिन लोगों ने रोटरी फाउंडेशन के लिए अपनी कर्तसी बताई है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हमारे बीच इस मीटिंग में नागपुर से श्री डॉक्टर दीपेश जी शर्मा जुड़े हैं और ये बहुत ही जाने माने कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट है और ये वॉकआउट में अपनी सर्विस देते हैं और इनका सब्जेक्ट भी बहुत ही बढ़िया है। मेरे को तो जब डॉक्टर गौरव ने सजेस्ट किया और उन्होंने नाम बताया तो मैं तो बोला यार बहुत ही सुंदर नाम है। तो इनका सब्जेक्ट है दिल जले। तो मुझे तो बहुत ही अचरज हो रहा था कि दिल जले ये विषय पे कैसा बोले जा सकता। तो बहुत ही अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई कैन से मस्ती मजाक, ये बहुत ही सीरियस और आज के जो अपने लाइफस्टाइल है इसमें ये बहुत ही अहम पार्ट निभाते हैं। तो मैं उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए आमंत्रित करता हूँ अपने रोटरियन डॉक्टर पराग जी महाजन। हेलो, वेलकम टू ऑल। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यस सर। यस सर, ओके ओके। तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। इट्स ग्रेट प्लेजर फॉर मी to introduce today's speaker, Dr. Dipesh Sharma. Dr. Dipesh Sharma had completed his MBBS and MD in General Medicine from prestigious BJ Medical College, Pune. He did his super specialty in gastroenterology from world-renowned Asian Institute of Gastroenterology, Hyderabad. After that, he worked as an assistant professor at BJ Medical College, Pune. He also worked as a consultant in Asian Institute of Gastroenterology, Hyderabad. He worked as a consultant at Midas Hospital, Nagpur. He has performed more than 10,000 endoscopies and more than 5,000 colonoscopies. He has experience in managing number of routine and emergency gastroenterology and liver cases. He also has vast experience in both diagnostic as well as therapeutic endoscopic procedure. He has presented many papers in various national as well as international conferences. Now, he is a full-time consultant at Okhad Hospital, Nagpur. Today, he is going to throw light on management in heartburn. Over to you, Nitin sir. Thank you. Thank you, पराग सर। बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन रहा आपका। मैं अब ऐसे जाने माने और महान व्यक्ति डॉक्टर दीपेश जी शर्मा को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो जिसमें उन्होंने माहिरी की है वो हमारे रोटरियंस के सामने रखे। Thank you, Doctor. Thank you, Nitin sir. Thank you, Dr. Parag sir, for your kind introduction. Thank you, Gaurav, for inviting me for this live meeting. अभी तक हम जब talk देते हैं बाहर तो that was one-sided meeting. This is I wish that this will be two-sided meeting. You will have a lot of questions and I will answer all these questions. So हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है, जो मैक्सिमम लोगों को उनके डे टू डे लाइफ में वो फेस करते हैं, जैसे कि हार्ट बर्न और सीने में जलन होना, जिसको हम हार्ट बर्न बोलते हैं। हार्ट बर्न जब हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं डिसीज एज अ डिसीज, तो इसको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज और गर्ड ये नाम से हम उसको बुलाते हैं। लेकिन अगर सिंपल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हार्ट बर्न
या सीने में जलन होना और मुंह में खट्टा पानी आना। जल्दी कर बोलना। अब बिफोर बोल उसको आगे जल्दी बढ़ने कर से बोलना। पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और हार्टबर्न ये कौन से ऑर्गन अर्जेंट कर बोलना। अफेक्ट होने के कारण ऐसा होता है। सर हमारी जस्ट ए digestive मिनट, system सर मुंह से जस्ट ए मिनट, दीपेश सर जस्ट ए मिनट, प्रसाद सबको म्यूट कर दो ना प्रसाद प्लीज। सर प्लीज कैरी ऑन। ओके, ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपको सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन? आपको स्क्रीन यस सर, दिख रही है? यस ओके, यस यस। तो उसमें माउथ से नीचे जो होता है इसको एसोफेगस बोलते हैं, खाने की नली, और उसके बाद में आता है पेट। तो ये जो खाने की नली है, जब इसमें खट्टा पानी ऊपर आता है या इसमें एसिडिटी होती है तो उससे जो होने वाला प्रॉब्लम है उसको गर्ड बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हार्टबर्न। तो गर्ड यानी होता क्या है, बार बार मुंह में खट्टा पानी आने से जो खाने की नली की जो अंदर की लेयर होती है जिसको म्यूकोजा बोलते हैं उसमें डैमेज हो जाता है, और इस डैमेज के कारण वो पेशेंट को सीने में जलन होना या मुंह में खट्टा पानी आना, ये जो सिम्टम्स है ये कॉमनली होते हैं। तो मेन जो सिम्टम्स है गर्ड के या फिर गर्ड डिसीज के, उसको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हार्टबर्न और दूसरा है रिफ्लक्स, यानी मुंह में जो भी हम खाते हैं उसके बाद में खट्टा पानी जो मुंह में आता है उसको बोलते हैं रिफ्लक्स। तो रिफ्लक्स होना और सीने में जलन होना, ये सबसे ज्यादा दो कॉमन सिम्टम है जो गर्ड में मिलते हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद काफी लोग बोलते हैं कि पेट बहुत ज्यादा फूल गया है, और थोड़ी देर के बाद में बहुत डकारें आती है, सर सीने में जलन शुरू हो जाती है और खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ये इस तरीके की कंप्लेंट देते हैं। तो अगर हम इसको स्टैटिस्टिकली देखें, इसका इतना इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो बहुत कॉमन चीज है। अगर हम इसको स्टैटिस्टिकली देखें तो लगभग 20% लोगों को ये सिम्टम्स मिलते हैं, और 7 to 8% लोगों को ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 20% लोग है, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। इसमें से हार्डली 1 और 2%, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग, ये जो टिप दिख रहा है टिप, इतने ही लोग डॉक्टर्स के पास में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। मैक्सिमम लोग मेडिकल में जाके ट्रीटमेंट करते हैं या घर में ही कुछ तो भी नुस्खा यूज करके अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब आप बोलेंगे हार्टबर्न का इतना इंपॉर्टेंस क्या है सर? ये तो बहुत सिंपल चीज है, किसी को भी हो सकती है। तो इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो हमारी हेल्दी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इससे काफी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होती है। हेल्दी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी क्या? हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या? इसका मतलब जैसे हमारी डे टू डे में जो हम जो भी वर्क करते हैं, जो भी हमारा वर्क होता है वो इससे डिस्टर्ब होता है काफी, तो उसको हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका जो साइड इफेक्ट है, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग लंबे समय तक अगर किसी को हार्टबर्न रहता है तो ये कभी कभी कैंसर में भी बदल जाता है। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमको कम से कम 1 या 2 बार अपने जो पास में डॉक्टर्स है उनको दिखाना चाहिए। हार्टबर्न में आगे डिटेल में जानने के पहले मैं आपको कुछ एनाटॉमी बताना चाहता हूँ। जब ये खाने की नली नीचे, ये ऊपर की जो है वो खाने की नली है और उसके नीचे जो है ये पेट है। इन दोनों का जो जंक्शन है, ये जंक्शन के पास एक वॉल होता है, और ये वॉल जो भी खाना खाते हैं इसको वापस ऊपर रिफ्लक्स होने से बचाता है। अगर ये वॉल कमजोर हो जाए या बार बार खट्टा पानी मुंह में आने से यहाँ पे जो म्यूकोजा है, अंदर का लेयर है, उसको डैमेज हो जाए तो पेशेंट को रिफ्लक्स होता है। तो ये वॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि स्टमक का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ खिंच गया है, इसको हाइटस हर्निया बोलते हैं। जब हम किसी पेशेंट का एंडोस्कोपी करते हैं उसमें हमको पता चलता है कि पेशेंट को हाइटस हर्निया है। तो हाइटस हर्निया जब होता है तो बहुत सा खट्टा पानी इस पाउच में फंस जाता है और उसके कारण पेशेंट को हार्टबर्न होता है।
हम जब एंडोस्कोपी करते हैं तो हमको हाइटस हर्निया कुछ इस तरह से दिखता है कि जो खाने की नली का निचला हिस्सा है वहां पे स्टमक ऊपर आ जाता है। ये आज के प्रेजेंटेशन की सबसे ज्यादा जरूरी स्लाइड है। अगर आपको आज के पूरे प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई स्लाइड पे देना है तो ये स्लाइड पे देना है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट जो क्वेश्चन डॉक्टर को पूछते हैं उसके आंसर इस स्लाइड में है। और ये स्लाइड में है क्या, काफी लोगों को हार्ट बर्न जो होता है, एसिड रिफ्लक्स जो होता है, वो उनकी आदतों के कारण होता है या कुछ पर्टिकुलर रीजंस के कारण होता है। ठीक है, तो जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाइयां देते हैं, वो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस वही तकलीफें शुरू हो जाती है, क्योंकि दवाइयों से एसिड सप्रेशन होता है। एसिड जितना हम एसिड सप्रेशन करेंगे उससे हार्ट बर्न कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम दवाइयां बंद करेंगे वो सारी की सारी तकलीफें वापस वैसे ही शुरू हो जाती है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा सप्रेस करके रखना, ज्यादा से ज्यादा हार्ट बर्न से फ्री रहने के लिए हमको कुछ चीजें खुद को भी करनी होती है, और वो चीजें है इस स्लाइड्स में। तो हमको क्या नहीं करनी चाहिए और कौन से फूड अवॉइड करना चाहिए, कौन से ड्रग्स को कम से कम लेना चाहिए, ये इस स्लाइड में दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट है फैटी मील यानी ऑयली फूड खाना, कार्मिनेटिव्स, चॉकलेट, कॉफी, टी, उसके बाद में गार्लिक, ऑनियन एंड चिली पेपर्स, हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, लहसुन, कांदा, चाय, कॉफी, कार्मिनेटिव्स और फैटी मील, ऑयली पदार्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट फूड है जो जनरली हमारे डे टू डे लाइफ में ये फूड बहुत ज्यादा प्रमाण में रहते हैं। हम इनको पूरी तरह से तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे इनको जिन कम कम मात्रा में लेना तो ले तो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स रहते हैं जैसे कि पेन किलर मेडिसिन है, उससे भी हार्ट बर्न बहुत ज्यादा होता है। अल्कोहल, शराब, उसी तरह निकोटीन, तंबाकू का सेवन करने से। अब अल्कोहल से और तंबाकू से सीने में जलन कैसे होती है, मैंने आपको बताया, हार्ट वो एक वॉल्व रहता है खाने की नली और पेट के बीच में, उस वॉल्व को रिलैक्स करने में अल्कोहल का एक बहुत बड़ा रोल है। वो वॉल्व की ताकत कम करता है, उसके कारण वो ज्यादा समय तक रिलैक्स रहता है और पेशेंट को हार्ट बर्न और सीने में जलन सिम्टम्स होते हैं। उसी तरह खट्टा खाना जिसमें ऑरेंज का जूस है, टोमेटो का जूस है, और पेन किलर मेडिसिन जैसे कि हमारे हाथ पैर में घुटने में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उसके लिए लंबे समय तक हम पेन किलर मेडिसिन लेते हैं। इन सभी चीजों से हार्ट बर्न की समस्याएं काफी होती है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सब कुछ बंद कर दीजिए और एकदम ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ, क्योंकि हम सभी अगर बंद कर देंगे तो हम खाएंगे क्या, लेकिन हम इन चीजों को बंद करके एक के बाद हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस करने से हमको ये पता चलता है कि ये खाने से हमको तकलीफें ज्यादा होती है, तो हम उसको रोक सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका सिम्टम्स क्या है गर्ड का, हार्ट बर्न। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है रिगर्जिटेशन। मैक्सिमम पेशेंट को ये दो सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा कुछ पेशेंट को खाना निगलने में तकलीफ होती है, खाना निगलते समय गले में दर्द होता है, अगर बीमारी बहुत सीवियर है तो उनको ब्लीडिंग भी आती है। एसिडिटी और हार्ट बर्न से खाने की नली में तो सिम्टम्स होते हैं, इसको छोड़ के और कुछ तकलीफें होती है क्या? हाँ, अगर बार बार खट्टा पानी मुंह में आएगा तो वो कान में, दांत में, गले में, बाकी के ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। जैसे अगर खट्टा पानी बार बार मुंह में आता है तो सांस नली में जाता है, जिसके कारण इन पेशेंट्स को अस्थमा की बीमारी, खांसी की बीमारी, न्यूमोनिया, ब्रोंकियल ब्रोंकाइटिस, ये सारी चीजें होती है। उसी तरह खट्टा पानी बार बार मुंह में आता है तो कान के छेद अंदर होते हैं, तो नाक के छेद अंदर होते हैं, तो साइनोसाइटिस हो सकता है, लैरिंजाइटिस होता है। उसी तरह पॉलिस बनते हैं। कुछ लोगों को बाहर खट्टा पानी मुंह में आने से मुंह में बदबू आने लगती है और दांत सड़ने लगते हैं। इसलिए हार्ट बर्न के कारण सिर्फ एसिडिटी और GERD के कारण एसिडिटी और हार्ट बर्न ही नहीं होता है, काफी और भी सिम्टम्स होते हैं, इसलिए हमको इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर हमने हार्ट बर्न को कंट्रोल में नहीं रखा, हम इसको ऐसे ही चलने दिए, तो इससे क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब खट्टा पानी मुंह में आता है तो खाने की नली की जो निचली हिस्सा है, वहां की जो लेयर है, म्यूकोजा की लेयर, जिसको म्यूकोजा बोलते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है।
जब वो ज्यादा डैमेज हो जाती है, तो ज्यादा डैमेज होने से क्या होता है, वहां पे जब वो जख्म भरते हैं तो वहां सिकुड़न तैयार हो जाती है, वो नली सूख जाती है। उस कारण से वहां से खाना जाने में दिक्कत शुरू हो जाती है और खाना खाने की नली में ही अटकने लगता है। और अगर ये लंबे समय तक रहा तो इसके कारण बैरेट इसोफेगस और खाने की नली का कैंसर भी हो सकता है। अब ये एसिडिटी की, हार्टबर्न की बीमारी है, इसको डायग्नोस कैसे करना? ये बहुत ही सिंपल बीमारी है। मैक्सिमम लोगों में आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, डॉक्टर आपसे प्रॉपर हिस्ट्री पूछेगा और हिस्ट्री पूछ के उसी हिसाब से वो आपको मेडिसिन देगा। लेकिन आपको इसका डायग्नोसिस खुद से नहीं करना है। आप इसका डायग्नोसिस खुद से नहीं करना है, इसके कुछ रीजन है। हार्टबर्न जो है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जो हार्टबर्न जैसा लगता है लेकिन वो दूसरी बीमारी होती है, वो है हार्ट की बीमारी। बहुत से पेशेंट बोलते हैं सीने में जलन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, सीने में जलन हो रहा है, और वो एसिडिटी का गोली लेना शुरू करते हैं। और काफी पेशेंट उस कारण से डॉक्टर के पास जा नहीं पड़ते और उनको रहता है हार्ट का प्रॉब्लम। हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ जाता है और कुछ लोगों का उसके कारण डेथ भी हो जाता है। तो क्या हर पेशेंट का, हार्टबर्न के पेशेंट का डायग्नोसिस करने के लिए जांच करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। हार्टबर्न के हर पेशेंट के लिए जांच करने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी हिस्ट्री प्रॉपरली ली जाए, उससे सारे सवाल बरोबर किए जाए, उसमें कोई एकदम कोई एबनॉर्मल कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो उसको दवाइयां देके सॉरी दवाइयां देके वापस कुछ दिनों बाद वापस बुलाया जा सकता है। तो अगर हमको जांच करने की जरूरत नहीं है तो फिर जांच किस पेशेंट में करने की जरूरत है? हर पेशेंट में जांच करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ पेशेंट तो ऐसे होंगे जिसको जांच करने की जरूरत है, यस। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डेंजरस सिम्टम्स रहते हैं, वार्निंग सिम्टम्स रहते हैं, जिसके कारण उन लोगों को आगे बड़ी बीमारी होने का रिस्क होता है। इन पेशेंट की जांच करने की जरूरत होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम पेशेंट से हिस्ट्री पूछते हैं, वो हिस्ट्री से अगर डॉक्टर संतुष्ट नहीं है, तो अगर डायग्नोसिस बरोबर नहीं हो रहा तो। दूसरी बात, अगर पेशेंट को जो सिम्टम्स है गर्ड के, हार्टबर्न के, उसके अलावा कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स है तो। तीसरा, हार्टबर्न के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने बोला खाने की नली में सिकुड़न हो जाती है, उससे रिलेटेड अगर कोई सिम्टम्स होता है तो उसमें भी जांच करनी चाहिए। अगर दवाई देने के बाद में भी बार बार सिम्टम्स हो रहे हैं तो ऐसे पेशेंट्स में भी जांच करनी चाहिए। और कुछ पेशेंट को हार्टबर्न दवाइयों से ठीक नहीं होता, इन पेशेंट को सर्जरी करने के पहले जांच की जरूरत है। तो जांच की जरूरत हर पेशेंट को नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट को जांच की जरूरत है, इसकी हमको ध्यान रखना है। अब ये कौन से सिम्टम्स है, अलार्मिंग सिम्टम्स कौन से हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए और उसके लिए आगे जांच करनी चाहिए? अगर हमारे को खाना खाते समय ऐसा लगता है कि खाना गले में अटक रहा है, खाना नीचे नहीं उतर रहा है, हमको पानी पीना पड़ रहा है, खाना नीचे बिल्कुल नहीं उतर पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट को ये बहुत ही बड़ा अलार्मिंग सिम्टम्स है। उसी तरह खाना खाते हैं, थोड़ा सा खाने में पेट भर जाता है, भूख नहीं लगती है, वजन कम हो रहा है, खून हो रहा है, लैट्रिन के रास्ते में काली लैट्रिन आ रही है या खून की उल्टी हो रही है। उसी तरह बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली वजन कम हो गया है या शरीर में आयरन की कमी हो रही है। तो ये जो सिम्टम्स है, ये अलार्मिंग सिम्टम्स है। ये मैक्सिमम पेशेंट में दिखते नहीं है, लेकिन जिन पेशेंट में ये सिम्टम्स होते हैं, इन पेशेंट को आगे जांच 100% करना चाहिए। तो जांच के लिए काफी टेस्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो एंडोस्कोपी है, जो हम हमारे रूटीन इसमें करते हैं ओपीडी में। This is a video demonstration of the Los Angeles, LA classification of gastroesophageal reflux disease, which ranges from mild or grade A. अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। आपको हार्टबर्न में एक्चुअली होता क्या है।
This is a video demonstration of the Los Angeles, LA classification of gastroesophageal reflux disease, which ranges from mild or grade A to severe. आपको ये वीडियो दिख रहा है? वीडियो दिख रहा है आपको? नहीं सर, वीडियो नहीं दिख रहा है। ओके। अब दिख रहा है वीडियो? यस। ये अब जैसे अभी इस पेशेंट का एंडोस्कोपी किया है, तो एंडोस्कोपी में जब ये खाने की नली के निचले हिस्से में पहुंच रहे तो आपको दिख रहे होंगे लाल लाल कलर के जख्म दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हार्टबर्न से जो एसिड रिफ्लक्स होता है, उस एसिड रिफ्लक्स के कारण ऐसे जख्म होने लगते हैं। आपको अब दिख रहे हैं जख्म, ये दिख रहे हैं, और खाने की पूरी सिकुड़ने लगती है। तो ये ब्लैक इससे इसको निशान मारा हुआ है। तो ये जो फाइंडिंग्स है ये हमको एंडोस्कोपी में दिखता है, जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज करके ऐसा बोलते हैं। एक मिनट। तो एंडोस्कोपी में हम क्या करते हैं, मुंह से एक नली डालते हैं। ये नली खाने के रास्ते से पेट में जाती है, और पेट में जाके अब छोटी आंत तक ये कोई भी अल्सर है, कोई गठान है, कुछ भी कैंसर जैसा कुछ भी है, तो हमको देखने में मदद मिलती है। तो अब ये था एंडोस्कोपी, ये जांच जो हम करते हैं उससे। अब हमको अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज का मैनेजमेंट करना है, उसको ट्रीटमेंट करना है, उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? तो ट्रीटमेंट करने के 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डॉक्टर आपको कुछ चीजें एडवाइस करता है। इसमें मैक्सिमम रोल पेशेंट का होता है कि उसको क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा सेकंड ऑप्शन है वो ड्रग्स, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है एंडोस्कोपी और सर्जरी से उसका ऑपरेशन करना। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दूसरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ टुडेज डिस्कशन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी क्या? सारे जो भी पेशेंट्स होते हैं वो यही पूछते हैं कि सर हमने खुद ने क्या करना चाहिए। तो आप सब लोगों को ये करना चाहिए कि आपका जो बेड एंड है वो 4 से 6 इंच हेड एंड जो है उसका एलिवेट होना चाहिए रात को सोते समय। दूसरा, खाने में फैट की मात्रा जितनी कम हो सके उतना आपके लिए अच्छा है। तीसरा, स्मोकिंग और अल्कोहल को बंद करना है। कुछ पदार्थ है खाने के जो मैंने पहले स्लाइड में बताए थे, वो सारे खाने के पदार्थ आपको बंद करना है। चौथा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप सोने जाते हो तो वो खाना खाने के मिनिमम 3 घंटे तक आपको सोना नहीं है। कम से कम 3 घंटे तक आपको अपराइट पोजीशन में रहना है। ठीक है? तो आप आपके तरफ से सिर्फ इतना ही कर सकते हो, और बिलीव मी 50 to 60% लोगों में इससे ही आराम गिर जाता है। तो आप अगर इतना पूरा केयरफुली अगर इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट में इससे आराम गिर जाता है। इसको छोड़ के हम मेडिसिन देते हैं, तो मेडिसिन देने के बाद में भी काफी पेशेंट्स को बेनिफिट नहीं मिलता। वो बोलते कि सर दवाई खाते हैं लेकिन कुछ आराम नहीं मिलता है। इसके कुछ कारण है, क्योंकि जब हम पेशेंट को दवाई देते हैं तो हम उनको पर्टिकुलर टाइम पे वो दवाई लेने का बोलते हैं। कुछ पेशेंट सुबह में ले लेते हैं, कुछ खाना खाने के बाद लेते हैं, कुछ रात को सोते समय लेते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं उनको जब दिमाग में याद आया कि अरे दवाई खाना था उस समय ले लेते हैं।
तो ऐसा नहीं है, एसिडिटी का गोली सुबह में नाश्ते के आधे घंटे पहले ही लेना चाहिए रोज। इसका एक कारण है, उस समय मैक्सिमम एसिडिटी सप्रेस करने वाले रिसेप्टर हम सप्रेस कर सकते हैं गोली से, ठीक है। उसी तरह कुछ पेशेंट को हाइपर एसिडिटी स्टेट वैसे ही बन जाती है, इवन गोली लेने के बाद में भी आराम नहीं मिलता है। कुछ लोगों को हर्निया बन जाता है खाने की नली में, इसलिए उनको गोली से आराम नहीं मिलता है। और कुछ लोगों में डॉक्टर का डायग्नोसिस बरोबर नहीं होता है, उससे भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। तो ये मैंने जो बोला था उसका चार्ट है। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से 20 से 50% लोगों को बिना कोई दवाई खाए ही आराम मिल जाता है। इसलिए जो सेकंड स्लाइड है, मैं आपको उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो मैंने अभी बताया है। एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी करके कुछ सर्जरीज होते हैं जो बेटर है कि हम उसको उसके अंदर डिटेल में ना जाए। अब उसके कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं गर्ड के, हार्ट बर्न के, मैं शॉर्ट में आपको 2 मिनट में उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशंस है सीने में छाले बन जाना, जिसका मैंने आपको वीडियो दिखाया था। काफी पेशेंट को एंडोस्कोपी जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके खाने की नली में बड़े बड़े छाले हो जाते हैं, और उन छालों के कारण इन लोगों को यहाँ स्ट्रिक्चर बन जाता है। जैसे कि इस वीडियो में, इस इमेज में आप देख सकते हैं खाने की नली में यहाँ पे स्ट्रिक्चर हो गया है। अगर ये स्ट्रिक्चर वहां वैसे ही रहे तो खाना जाने में दिक्कत आती है और पेशेंट का वेट कम होने लगता है, उसकी भूख कम होने लगती है। तो हमको ये स्ट्रिक्चर को डायलेट करना पड़ता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि खाने की नली में एंडोस्कोप डालते हैं। एंडोस्कोप के अंदर से, मशीन के अंदर से हम एक स्पेशल टाइप का एक बलून होता है, फुका होता है, उसको हम डाल के उसको धीरे धीरे फुलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है और बहुत ही हमको ध्यान पूर्वक करना पड़ती है। अगर ये जरा भी ज्यादा डायलेट हो गया तो खाने की नली फट सकती है। तो डायलेट करते हैं, उससे फिर वो खाने की नली थोड़ी खुलती है और पेशेंट के पेट में खाना जाता है। कुछ पेशेंट को बैरेट इसोफेगस यानी खाने की नली में पेट की जो लेयर होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। ये आना बहुत खराब है, क्योंकि ये जो बैरेट इसोफेगस नाम का प्रॉब्लम है, ये आगे जाके कुछ लोगों में कैंसर बन जाता है। और कुछ लोगों को डायरेक्ट एसिड रिफ्लक्स लंबे समय तक रहने के कारण खाने की नली में कैंसर बन जाता है। तो ये मेरा एक इंटरेस्टिंग केस है। ये पेशेंट जो था, इसको ये मेनली आया था सिर्फ एसिड रिफ्लक्स के लिए। ये जब आया था तब ये बोल रहा था कि मुझे सर ये अराउंड 8 to 10 ईयर से कंटिन्यूस एसिड रिफ्लक्स है, कंटिन्यूस एसिड रिफ्लक्स है। तो हमने जब इसका, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग एसिड रिफ्लक्स था, दवाइयों से फायदा नहीं हो रहा था, तो हमने जब इसका एंडोस्कोपी किया तो एंडोस्कोपी में हमको दिखा एक बहुत बड़ा अल्सर उसकी खाने की नली में है। आप देख सकते हो इसमें पेशेंट को एक बहुत ही बड़ा अल्सर है। और जब ये आपको दिख रहा है, तो फिर अभी अल्सर का जब हमने टुकड़ा निकाला, जांच को भेजा, तो फिर वो अल्सर के अंदर कैंसर निकला। गुड थिंग ये थी कि ये पेशेंट मेडिसिन से रिस्पॉन्स कर गया, एंड अभी भी इसका ये सर्वाइव है। पेशेंट स्टिल ही इज हैविंग अ वेरी गुड लाइफ। सो ये था गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज यानी GERD, जिसका एक सिम्टम है हार्ट बर्न, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको कुछ थोड़ा बहुत 10% 15% कुछ तो आपको इससे फायदा होगा। अगर आपके तरफ से कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज वेलकम। नितिन सर, आप आप अनम्यूट कीजिए। सर क्या सुंदर तरीके से आपने सारी जानकारी दी है। मेरे को तो ऐसा लगा मैं मेडिकल कॉलेज में बैठा हूँ, आप मेरे टीचर हो और मैं स्टूडेंट हूँ। इतना बढ़िया मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता सर। बहुत ही सुंदर तरीके से, और ये तो रोजमर्रा की चीजें है सर। एसिडिटी मेरे को भी होती है। मैं तो कई बार मेरे मिसेस को बोलता हूँ कि यार जो आप सब्जी झोंकते हो ना, उसी में एसिडिटी की गोली डाल दिया करो। क्या कहूँ मैं आपसे, क्योंकि एसिडिटी है आप जैसा बता रहे हो सर। मेरे को तो ऐसा लगता है लाइफस्टाइल की वजह से करीब 70% लोगों में एसिडिटी हो गई है अपने इंडिया में। डेफिनेटली शुगर और एसिडिटी ये ऐसी चीजें हो गई है कि ये करीब हर घर में पाई जाती है।
और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने एसिडिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, यस, दैट इज ट्रू हमने सर। एसिडिटी को अपन एक्सेप्ट कर को लिया हमने है एक्सेप्ट कर क्योंकि लिया है। हम उसको खत्म करने की कोशिश करने की बजाय सिर्फ उसके लिए गोलियां लेते रहते हैं कि आज का दिन अच्छे से निकल जाए, जो कि बस गलत है। हम हमारे टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है सर अपने को। कोशिश नहीं करते। यस यस, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। सही बात है सर, मैं शब्दों में सचमुच बयां नहीं कर सकता। सारे रोटरियन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, किसी को भी अपने कोई सवाल है तो जरूर से शर्मा जी से पूछ सकते हैं। मैं तो सचमुच म्हणजे मराठीला मध्ये जसं म्हणतात की मी भारावून गेलोय तुमच्या या सगळ्या प्रेझेंटेशननी आणि खरोखर खूप इम्प्रेस झालेलो आहे। येस, थैंक यू सर। एनी क्वेश्चंस? देवेंद्र भट्टर सर, हाउ टू इजीली अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिटी, गर्ड एंड हार्ट इश्यू? ये बहुत ही, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एसिडिटी ये एक बहुत ही वेग टर्म है। गर्ड एंड हार्ट इश्यू जो है ये बहुत ही क्लोज डिफरेंशियल है, म्हणजे एक दूसरे के, हम जब कोई भी बीमारी के बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं कि ये बीमारी हो सकती है, दूसरे नंबर पे ये हो सकती है, तीसरे नंबर पे ये हो सकती है। तो ये जो नंबरिंग करते हैं हम कि ये सारी बीमारियां में से एक हो सकती है, जैसे किसी को फीवर आ गया, ठंडी लग के बुखार आ गया, तो आप भी बता सकते हो कि इसको मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, ऐसे। तो उसी तरह से हार्ट बर्न और गर्ड जो है ये एक दूसरे के, हार्ट और इश्यू और गर्ड, ये एक दूसरे के डिफरेंशियल है। लेकिन हम पेशेंट के बाकी के क्राइटेरिया देखते हैं। हार्ट बर्न जो होता है, हार्ट इश्यू जो होते हैं जनरली वो लेफ्ट साइड में होते हैं, उसका जो पेन है वो हाथ में रेडिएट होता है। मैक्सिमम लोगों में इनमें हार्ट से रिलेटेड अदर सिम्टम्स, ये कोमॉर्बिडिटीज होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होता है, इन पेशेंट का ओबेसिटी होता है, और ये एक्यूट होने वाला प्रॉब्लम है। जैसे हार्ट का जो इश्यू है वो बहुत ही एक्यूट होने वाली चीज है। एसिडिटी जो प्रॉब्लम है ये लंबा समय से क्रोनिक, सीने में जलन होना, खट्टा पानी मुंह में आना, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं ये। फिर भी अगर डॉक्टर को कुछ भी डाउट है, जैसे ओल्ड एज पेशेंट है, कोमॉर्बिडिटीज है, तो इन पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि एसिडिटी का ट्रीटमेंट तो हम देते हैं सर, लेकिन एक ईसीजी जरूर काढ़िए, एक ईसीजी जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि हार्ट के कुछ इश्यूज हम एसिडिटी से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपने बहुत बार देखा होगा पेशेंट एसिडिटी एसिडिटी बोलता है लेकिन उसको हार्ट अटैक का झटका आया रहता है। आपने ये भी सुना होगा कुछ पेशेंट एक्सपायर भी हो गए इससे। तो एसिडिटी और हार्टबर्न बहुत ही क्लोज डिफरेंशियल है। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था देवेंद्र जी, बहुत, मुझे आपने सुना है लेक्चर, ये इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ। थैंक यू सर। सर आपका स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए एक बार। थैंक यू का स्क्रीन आ रहा है। सर एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा थोड़ा। बोलिए ना, बोलिए प्लीज। सर रोज सवेरे ब्रश करने के बाद में बहुत सा एसिडिटी का तकलीफ जाता है। जैसे मैं नींद में से उठता हूँ 5-7 मिनट बाद में मैं ब्रश करता हूँ तो ड्राई वोमिटिंग होती है, बहुत एसिड बाहर आता है, और दिस इज फ्रॉम लास्ट 2-3 years. I don't have any habit of smoking or alcohol or any tobacco. तो एसिडिटी का जो मेन जो इश्यू है, जो सिम्टम्स है, वो नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में ही ज्यादा होते हैं। अच्छा। हाँ, मैक्सिमम लोगों को ये सिम्टम्स इसलिए इस समय ज्यादा होते हैं क्योंकि हमारा स्टमक काफी लंबे समय तक एम्प्टी रहता है। तो हाँ, इसीलिए लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में पेशेंट्स को इसका सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। कुछ लोगों को पर्टिकुलर पीरियड में कुछ सिम्टम्स होते हैं जो एसिडिटी से ये गर्ड हार्टबर्न से कोरिलेट होता है, लेकिन उसमें गैग का भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्स रहता है। जैसे हमारा मुंह में हम कुछ भी उंगली डालते हैं तो हमको वोमिटिंग जैसा फीलिंग आता है, उसका एक रीजन है, उसको गैग बोलते हैं। अपने जो गले का जो गैग है ना, गैग रिफ्लेक्स रहता है, वो भी उन लोगों में ज्यादा रहता है नॉर्मल से। तो उसके कारण भी हमको ऐसा लगता है कि एसिडिटी का प्रॉब्लम थोड़ा हमारा लोगों से ज्यादा है। लेकिन अधिकतर लोगों में एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है
वो लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में ही होता है। तो सर इसका रेमेडी क्या हो सकता है? रेमेडी मैंने आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में हाँ। तो आपने शायद वो चार्ट Yes. देखा भी है, वो सर मैंने आपको वो apply करना हाँ। है। और उसके साथ में अगर उसके बावजूद भी रिस्पांस नहीं आता है तो हम लो डोज से या फिर एक पर्टिकुलर डोज से मेडिसिन चालू करते हैं। उसका बहुत ही सिंपल टैबलेट्स है विथ वेरी वेरी मिनिमम साइड इफेक्ट्स। मतलब टैबलेट्स के साइड इफेक्ट 5-5, 7-7 साल तक लेने के बाद में भी पेशेंट्स को इतने ज्यादा दिखते नहीं है, तो इतना सेफ ड्रग है वो। ओके। लेकिन मैं जब भी एसिडिटी के किसी पेशेंट को दवाइयाँ देता हूँ तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि आप जो भी टैबलेट ले रहे हैं, इसका ये कोर्स है, आप 2 महीने का कोर्स कीजिए। 2 महीने का कोर्स करने के बाद में आप वो गोली को अल्टरनेट डे या 1-2 दिन छोड़ के या 1 दिन छोड़ के ऐसा वापस कंटिन्यू रखिए। फिर धीरे धीरे वो डेज का ड्यूरेशन बढ़ाइए। 1 दिन के बाद में 2 दिन के बाद, फिर 3 दिन के बाद, ऐसे गोली का दिन बढ़ाते जाइए, डिस्टेंस बढ़ाते जाइए। उससे क्या होता है कि बॉडी को भी एडेप्टेशन, यानी अपने बॉडी को भी एडेप्ट करने में थोड़ा टाइम मिल जाता है। अगर हम एसिडिटी को एकदम से बंद करते हैं तो जो हम सप्रेस करके रखे वो एसिड वापस बम्बार्डिंग होती है उसकी, और पेशेंट को तकलीफें उतनी ही वापस शुरू हो जाती है। और फिर जब वो पेशेंट डॉक्टर के पास देता है वो यही बोलता है कि सर आपने जब तक गोली दी थी तब तक मुझे अच्छा था, जैसे मैंने गोली बंद कर दी मेरा प्रॉब्लम वापस शुरू हो गया। यस यस और यस। यही 2 महीने में हमको वो सारी चीजें करना है जो मैंने चार्ट में बताया। ओके। तो उससे क्या होता है कि एसिड बनने की प्रक्रिया भी थोड़ी कम होती है, और एकदम से हम एसिड गोली बंद करते हैं तो उससे प्रॉब्लम भी नहीं आता है। ओके सर, ओके। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम रोटरियंस? आई थिंक एवरीवन शुड हैव वन क्वेश्चन। यस हर एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। सही बात है सर, सही बहुत बात। बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इसमें, हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। एसिडिटी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। नंदू बाबू? डॉक्टर प्रशांत, मिस्टर प्रशांत, अगर एसिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो और भी अगर कोई गैस्ट्रो से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो वो भी पूछ सकते हो। विल फिनिश एसिडिटी। इफ एनीवन इज हैविंग एनी अदर क्वेश्चन आल्सो, आई विल बी हैप्पी। मुझे अच्छा लगेगा अगर किसी को कोई भी डाउट है तो। मुझे ऐसा लगता है कि द वे यू एक्सप्लेन एवरीथिंग, all the answers are in that slide show or in that your lecture. वही मतलब होते हैं, या तो सब समझ गया या तो कुछ भी नहीं समझ गया। नहीं दीपेश भैया सब समझा है। हेलो दीपेश भैया, हाँ जी। दीपेश भैया सब समझा है। बोलिए। इट्स वेरी गुड। थोड़ा सा बर्पिंग पे एलोबरेट कीजिए ना हल्का सा। Burping is just one of the symptom of this acidity, this GERD. Burping can be because of GERD. It can be because of dyspepsia also. That can be altogether a different story. जिसको खाना पेट ज्यादा फूल जाता है, खाना खाने के बाद में कुछ देर के बाद में उसको खट्टी डकारें आने शुरू हो जाती है, जिसको हम बर्पिंग बोलते हैं। इसके मुझे ये जो सिम्टम्स है इसके बहुत सारे कारण है। तो GERD and dyspepsia overlapping can be there in this patient. So altogether burping seen in altogether burping उन लोगों में ज्यादा दिखता है जिसमें वॉल्व की कमजोरी होती है, जो ओबेस होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव खाना खाते हैं, जिनको खाना ज्यादा पसंद है वो के ज्यादा शिकार होते हैं इन शॉर्ट। और का खाना, मसाले का खाना, ये सारे जो रीजन है उससे बर्पिंग काफी ज्यादा होती है। बट बर्पिंग is a very vague term. Burping is not related to only GERD. It can be because of other reasons also. बाकी के कारण भी उसमें हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही है, बर्पिंग में जो खाने का नली का जो वॉल्व है अगर वो थोड़ा वीक रहा तो ज्यादा बर्पिंग होती है लोगों को। गौरव, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? कुछ भैया एक्चुअली लोग बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं बर्पिंग और एसिडिटी को लेके, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब वही आपके मुंह से अगर लोगों को समझ में आया कि बर्पिंग और एसिडिटी अलग अलग है, सब आके यही बोलते हैं बहुत डकार हो रही है, बहुत एसिडिटी हो रही है, इसलिए थोड़ा सा लेमन। एसिडिटी जो है ना, ये बहुत ऐसी टर्म है कि हम कोई भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम एसिडिटी लेवल कर देते हैं।
मुझे पेट फूल भी गया तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाके बोलता है कि मुझे एसिडिटी हो गई है। मुझे वो एसिडिटी एक्चुअली क्या होता है कि एसिड ज्यादा बनने से अगर सीने में जलन होती है उसको हार्ट बर्न होती है, और जो खट्टा पानी मुंह में आता है उसको रिफ्लक्स बोलते हैं। अगर बार बार बेल्चिंग होती है, बर्पिंग और बेल्चिंग होती है, दैट कैन बी और कैन नॉट बी बिकॉज ऑफ कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द गर्ड। लेकिन हम उसको ज्यादा मिक्स में लेते हैं। डिस्पेप्सिया एंड गर्ड कैन बोथ कैन बी देयर इन दैट पेशेंट। सर ये बर्फिंग को लेमैन के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? बर्पिंग ही बोलते सर। मैं हो गया। अच्छा डकार या डकार जिसको आती है ज्यादा, अच्छा, ओके डकार जो ज्यादा आती है। अगर ओके। खट्टा पानी आता है डकार में, अगर खट्टा पानी रिफ्लक्स बहुत होता है तो हाँ, उसको खट्टा पानी जब मुंह में आता है तो उसको बोलते हैं हम गर्ड, ये रिफ्लक्स। ओके अगर मुंह में खट्टा पानी नहीं आता है खाना खाने के बाद, जिसको डकार आती है, तो उसको हम बोलते हैं बर्पिंग। ओके ओके। प्रसाद कोई क्वेश्चंस है? अच्छा, यहाँ पे कोई अल्कोहल टोबैको कोई नहीं लेता रोटरी में कहीं? आई थिंक क्वेश्चन है विजय पटेल की तरफ से। हेलो। हाँ यस हाँ सर, सर। चाय से एसिडिटी होती है क्या, ये एक क्वेश्चन है सर। ये तो मैंने चार्ट में ही बता दिया था एक्चुअली। मैं यस फिर एक बार बताता हूँ। चाय, कॉफी, ये दोनों का सेवन करने से अधिक एसिड रिफ्लक्स होता है, गर्ड होता है। तो जहाँ तक हो सके चाय का और कॉफी का सेवन कम से कम करना चाहिए। एक्चुअली हम चाय और कॉफी को बंद नहीं कर सकते, तो हम ये कर सकते हैं कि उसको कम कर दे। अगर हम 6 चाय पी रहे हैं, 5 चाय पी रहे हैं दिन में, तो वो अच्छी बात नहीं है। उसको हम 1 या 2 पे लेके आ जाए। अगर कोई 2 है उसके बाद में भी तकलीफ हो रही तो 1 पे आ जाए। क्योंकि चाय और कॉफी से डेफिनेटली पेशेंट को हार्ट बर्न होता है, एसिड रिफ्लक्स और हार्ट बर्न होता है। सर इसमें यदि जैसा ये फास्टिंग करते हैं तो वो मतलब लंच या व्हाटएवर इनटेक, तो इसके अंदर यदि गैप यदि लंबा हो जाता है तो दैट टू मतलब इससे यही होगा क्या, मतलब एसिडिटी बहुत बढ़ेगी या क्या होगा सर? देखो आइडियली जो हमारा खाना होना चाहिए उसमें जो मील होता है वो स्मॉल होने चाहिए, और 4 से 5 घंटे का डिस्टेंस होना चाहिए, ये गैप होना चाहिए 2 मील के बाद बीच में। अगर लोग ज्यादा लंबे समय का गैप देते हैं तो इन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम जो है, हार्ट बर्न और रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। उसी तरह जैसे अगर आपका स्टमक बहुत देर तक एम्प्टी रहा तो उसमें खाना नहीं है लेकिन एसिड बनते जा रहा है, तो ये एसिड जो है फिर वो धीरे धीरे रिफ्लक्स बन के पेशेंट को तकलीफ होती है। ओके। इसीलिए रात के समय और अर्ली मॉर्निंग के समय एसिड रिफ्लक्स जनरली ज्यादा होता है। ओके। एनी मोर क्वेश्चंस गौरव भैया? सर यस मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। यस यस गो अहेड। सर आजकल जैसे बच्चे बहुत थिंकिंग कर लेते हैं, ज्यादा सोच विचार करते हैं, तो उसके वजह से भी एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है? थिंकिंग एक्चुअली व्हेनेवर यू थिंक, जब आप कुछ भी सोचते हो तो वो कितना प्रोडक्टिव सोचते हो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती है। थिंकिंग में से एक अलग से एक रास्ता निकलता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस। अगर किसी को स्ट्रेस ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा चिंताएं करता रहता है, तो उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस डेफिनेटली आते हैं लॉन्ग टर्म में, और इन लोगों को रिफ्लक्स के सिम्टम्स और ये जो गर्ड है वो डेफिनेटली हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। तो कोशिश रहनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व हो, कम से कम हम स्ट्रेस में रहे। जितना हम अकेले रहते हैं, जितना हम समय सिर्फ खुद के साथ में रहते हैं, उतना स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, क्योंकि थिंकिंग से वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है और उससे फिर वो स्ट्रेस की तरफ चला जाता है।
तो स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स। लेकिन सिर्फ थिंकिंग कैन गिव अ प्रोडक्टिव थिंकिंग, जिससे मोटिवेटिंग पॉजिटिव थिंकिंग है, उससे जनरली दैट विल बी ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, वो इतना लंबा समय तक ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर किसी को स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो उन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम आगे हो सकता है। ऐसे लोगों को सिर्फ एसिड रिफ्लक्स का नहीं, उनको बाकी के जीआई प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उनको डायरिया हो सकता है, उनको आईबीएस की बीमारी हो सकती है, उनको स्टमक में अल्सर हो सकते हैं। तो एसिड रिफ्लक्स तो एक फैक्टर है, उसको छोड़ के भी काफी चीजें होती है ऐसे लोगों को। ओके, थैंक यू। Any more questions? Or should we move for the session? हाँ बोलिए मैडम, प्रिया मैडम जी बोलिए। हाँ, मेरे को हाइटस हर्निया है सर। तो हाइटस कभी हर्निया? कभी हाँ, बोलिए। 10-12 सालों से है। तो जैसे घर में खाना खाने के बाद नीचे कोई चीज रहती तो मेरे को 2-3 बार झुकना पड़ता, तो कोई प्रॉब्लम्स ज्यादा आ सकती क्या? नहीं, हाइटस हर्निया हर पेशेंट को उसके कारण सिम्टम्स नहीं होते हैं। हाइटस हर्निया के ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ऐसे अलग अलग ग्रेड में हर्निया होते हैं। जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 होते हैं उनके लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम लोगों में हाइटस हर्निया जो है वो इंसिडेंटल फाइंडिंग है, जैसे हम एंडोस्कोपी करते हैं कुछ और कारण से या कुछ दूसरे रीजन से, लेकिन उनको एंडोस्कोपी में हाइटस हर्निया दिखता है। तो हर हाइटस हर्निया में सिम्टम्स भी नहीं होते, कुछ ही हाइटस हर्निया ऐसे होते हैं जिनको सिम्टम्स होते हैं। तो नहीं, जैसे मेरे को जब हुआ ना डॉक्टर साहब, जब मुझे एकदम खांसी आया ना और पूरा खाना निकल जाता था, हाँ, तो वो जल्दी ख्याल में नहीं आया। फिर बाद में एक डॉक्टर को ख्याल में आया, बेरियम मिल्क लेके उन्होंने टेस्ट करवाया था। हाँ, जब पता चला कि भाई मुझे हाइटस हर्निया है, जब उन्होंने मना किया था। बेरियम मिल में आपको हाइटस हर्निया है तो आपने एक एंडोस्कोपी करवा लेना चाहिए। हाइटस हर्निया है, कितना बड़ा है, अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपको अभी अगर एसिड रिफ्लक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है सिम्टम्स, तो हाइटस हर्निया अगर छोटा है भी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हाइटस हर्निया बहुत कॉमन फाइंडिंग है एंडोस्कोपी में। अच्छा, हाइटस हर्निया का सिग्निफिकेंस तभी है जब हमको स्मॉल हाइटस हर्निया के साथ में हार्ड वन, एसिड रिफ्लक्स, ये सब है। अगर किसी को हार्ड वन नहीं है, एसिड रिफ्लक्स नहीं है, तो स्मॉल हाइटस हर्निया के लिए वैसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डॉक्टर ने बस इतना बोला था कि आप थोड़ा ऐसे ऊंचे होके सोना और खाना खा के झुकना मत, 5 किलो से ज्यादा वेट उठाना मत। नहीं वेट मत बढ़ाना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ओबेसिटी नहीं होना चाहिए। और थोड़ा बहुत नीचे झुकने से कुछ नहीं होता है। और 5 किलो वेट उठाने का भी मुझे नहीं लगता इतना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन ओबेसिटी का बहुत बड़ा रोल है। ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए। मोटापा आपको नुकसान दे सकता है, हाइटस हर्निया बढ़ सकता है उससे, और प्रॉब्लम सिम्टम्स भी आ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। Any more questions? किसी को सवाल पूछना है? सर एक क्वेश्चन है। बोलिए ना अग्रवाल जी, बोलिए। हाँ, एक्चुअली चैट बॉक्स में पढ़ के मैंने सवाल पूछा था, मुझे लगा स्किप हो गया। वो जिमी ने जो पूछा कि कितना पानी दिन में पीना चाहिए, व्हाट इज आइडियल अमाउंट ऑफ वाटर? मिनिमम 3 to 4 लीटर वाटर वी शुड ड्रिंक डेली। उससे ज्यादा भी सकते हो अगर आपको किसी डॉक्टर ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी है, जैसे जिनको किडनी का प्रॉब्लम होता है या हार्ट का प्रॉब्लम होता है या लिवर सिरोसिस होता है, इन पेशेंट्स को पानी का कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है कि आपको इतना ही पानी पीना है। उनको छोड़ के नॉर्मल व्यक्ति को, जिसको कोई ऐसे डिसीज नहीं है, किसी डॉक्टर ने मना नहीं बोला है, तो मिनिमम से 3 से 4 लीटर पानी पी सकते हैं। और उससे ज्यादा भी पी सकते हैं। गर्मी के मौसम में जब डिहाइड्रेशन ज्यादा रहता है तो उस समय उससे ज्यादा भी पी सकते हो। और सर दूसरा एक सवाल था उससे रिलेटेड कि सोने से पहले ऐसा कुछ होता है क्या कि यू शुड नॉट ड्रिंक वाटर इमीडिएटली बिफोर स्लीपिंग, और
there should be so minimum gap of some time? Actually, I don't know. मुझे इसका कुछ लॉजिक पता नहीं है, लेकिन जनरली सोने से इमीडिएटली पहले पानी लोग बीच में नींद में से उठ के यूरिन को जाना नहीं चाहते, शायद वो एक रीजन हो सकता है, लेकिन स्टमक से रिलेटेड ऐसा रीजन मुझे पता नहीं है इसका। Okay, sir. Thank you. Gaurav, should we conclude? Gaurav? ठीक है, I request Mr. Rotarian Prashant Chavre ji to give vote of thanks. आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ सर। धन्यवाद। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के हमारे माननीय प्रमुख स्पीकर महानुभाव और सेमिनार में उपस्थित मेरे सभी मित्रों, आज मुझे इस मौके पर रोटरी क्लब खामगांव की ओर से आभार प्रदर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हमें ओकाड़ हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर माननीय श्री दीपेश शर्मा जी, इन्होंने मैनेजमेंट ऑन हार्ट बर्न रिलेटेड जो भी जिस वजह से होता है, क्यों होता है, इससे रिलेटेड बहुत सी जानकारी, बहुत ही अच्छी जानकारी जो आज के डेट में हमें बहुत उपयोगी है, इस विषय पर जो हमको उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी दी है, उसके लिए मैं उनका रोटरी क्लब खामगांव की ओर से दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। वैसे ही सिल्वर सिटी हॉस्पिटल के हमारे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर गौरव जी गोयनका, जिनके प्रयास से हमें आज डॉक्टर दीपेश शर्मा जी का अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हो सका, उसके लिए डॉक्टर गौरव जी का भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सब श्रोतागण इस सेमिनार में उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, सबने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे। डे टू डे लाइफ में आज जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं स्टमक को लेकर, पेट को लेकर, उससे रिलेटेड जो भी सर ने अच्छा गाइडेंस दिया, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी पूछे, उसका अच्छे से सर ने आंसर्स भी दिए, और ये सभी चीज़ें के लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस सेमिनार को सफल बनाने के लिए जिनका भी सहयोग रहा है, उन सभी का मैं रोटरी क्लब खामगांव की ओर से दिल से धन्यवाद देता हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत। जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा सभी लोगों से। लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। सर, लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ मिलते रहेंगे तो ही जिंदा रहेंगे। सो गुड नाइट एवरीबॉडी एंड थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो एक्चुअली थैंक यू गौरव। मुझे 3-4 दिन पहले गौरव का